आपका अपने YouTube चैनल पर हम लोग टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर रहे थे। आज के वीडियो में आव्यूह के कुछ बेसिक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को देखेंगे और आव्यूह के केवल मेन बातों को देखते हुए सारणिक के गुणधर्म को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आव्यूह में कोई आव्यूह ए होता है, आव्यूह को अल्फ़ाबेट के बड़े अक्षर से और आव्यूह के जितने भी अवयव होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनको बड़े ब्रैकेट के अंदर ABCD के छोटे अक्षरों से या गिनती से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अवयव को छोटे अक्षरों से और आव्यूह को बड़े अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं। आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ होता है, अवयव होते हैं। पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या को कोटि कहते हैं, ये सबको मालूम होगा। अगर हम किसी आव्यूह के डैश का डैश निकाल दें तो हमको फिर से वही आव्यूह मिल जाता है। A डैश का डैश A के बराबर होता है। A प्लस B का होल डैश निकालें, ये बराबर होगा A डैश प्लस B डैश के। ठीक उसी प्रकार A माइनस B का होल डैश बराबर होता है A डैश माइनस B डैश। जैसे डैश फाइंड करते हैं, कैसे हैं? A इज इक्वल टू कोई भी आव्यूह दिया हो, इसका हमको डैश फाइंड करना हो तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं, पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये फर्स्ट रो R1, R2, R3, यानी लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो रो बोलते हैं, अप टू डाउन चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं तो इसको कॉलम बोलते हैं। यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें तो डैश फाइंड होता है। किसी आव्यूह के डैश में k से गुणा करें या उस आव्यूह में k से गुणा करके डैश फाइंड करें, दोनों इक्वल होता है। आव्यूह का गुणन AB का होल डैश, ये बराबर होता है B डैश गुणे A डैश के। AB का होल डैश बराबर होता है B डैश गुणे A डैश के। अगला है सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स और विषम सममित आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी आव्यूह सममित कब होता है और कोई भी आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, विषम सममित कब होता है? जब A में A डैश को जोड़ दें तब हमको सममित आव्यूह मिलता है। यहाँ होता क्या है, A डैश A के बराबर आता है। जब A में A डैश को माइनस कर दें तो ये विषम सममित आव्यूह कहलाता है। यहाँ A डैश माइनस A के इक्वल होगा। AIJ इज इक्वल टू AJI, यानी इनका क्रम आगे पीछे है तो वो बराबर होता है A12 बराबर होगा A21 के। मतलब पहली पंक्ति दूसरे कॉलम, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में जो अवयव है वही अवयव दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में होगा, और विषम सममित में माइनस में हो जाता है। जैसे A21 5 है तो A12 माइनस 5 होगा। डिटर्मिनेंट A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट कभी 0 के बराबर नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक में डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाता है तो इसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स जिसमें डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0 हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसमें डिटर्मिनेंट A नॉट इज इक्वल टू 0 हो। जब डिटर्मिनेंट A 0 हो गया तो A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A इनवर्स नॉट एग्जिस्ट और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट n+1/2 होता है। n का मतलब ऑर्डर, कितनी कोटि का आव्यूह है। और इसमें प्रिंसिपल डायगोनल 0 होता है, मुख्य विकर्ण 0 होता है। अगला है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स A डैश इज इक्वल टू A इनवर्स या A डैश इज इक्वल टू I, A डैश इज इक्वल टू A इनवर्स या
ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के, जहां डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू प्लस माइनस एक होगी। ए बार का मतलब बार को कॉन्जुगेट बोलते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? कोई आव्यूह हमको दिया गया है, उसका हम कॉन्जुगेट फाइंड करके उसका डैश फाइंड करें तो फिर से वही आव्यूह मिल जाता है, तो उसी को हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। यानी किसी दिए गए आव्यूह का कॉन्जुगेट करें फिर उसका डैश फाइंड कर लें फिर से वही आव्यूह मिल जाए तो हर्मिशियन मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स में कॉन्जुगेट का डैश फाइंड करें तो अगर ये ए इनवर्स के बराबर हो जाए या ए आव्यूह और आव्यूह के कॉन्जुगेट का डैश आइडेंटिटी के बराबर हो तो इस यूनिटरी मैट्रिक्स होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी बताए। कॉन्जुगेट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आव्यूह के कॉन्जुगेट का डैश ये बराबर हुआ माइनस उस आव्यूह के, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एडजॉइंट फाइंड कैसे करते हैं? अगर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ए बी सी डी, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसमें करेंगे क्या, जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है, मेन डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल ए और डी है प्रिंसिपल डायगोनल के अवयव, तो इस प्रिंसिपल डायगोनल के अवयव का स्थान परिवर्तित कर देते हैं डी और ए। जो सेकेंडरी डायगोनल है बचे हुए जो अवयव हैं इनका चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं, प्लस का बी है तो माइनस का बी, प्लस का सी है तो माइनस का सी। ये हुआ 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट, यानी मेन डायगोनल का स्थान परिवर्तन और बचे हुए का चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं। और 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए कोई भी एक एलिमेंट हम लें, जैसे हम ए का सहखंडज कैसे फाइंड करेंगे, तो ए को अगर हम लिए हैं तो ए के सामने की पंक्ति और स्तंभ को बंद कर लेंगे, बचा ई एफ एच आई, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे ए के स्थान पर। ऐसे बी को अगर लिए, ऐसे अगर बी का सहखंडज लिखना हो तो बी के सामने की पंक्ति और स्तंभ बंद कर लेंगे, बी के सामने की पंक्ति स्तंभ बंद कर लेंगे। डी एफ जी आई मल्टीप्लाई करके हम बी के स्थान पर लिख लेंगे। ऐसे सभी अवयव का करने के बाद इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे, इसका डैश निकाल लेंगे, पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे, स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे, तो 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड होगा। या तो दूसरा तरीका, सबसे पहला काम हम R2 को पकड़ेंगे, R2 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। R2 के बीच से लिखे ई के बाद एफ, ई पहले स्थान पे, फिर एफ दूसरे नंबर पर, फिर डी, फिर ई, यानी हमको एक राउंड पूरा करना है। ई से स्टार्ट किए, ई से एफ पर पहुंचे, एफ से डी पर, डी से ई पर, ई एफ डी ई, यानी रो को लिए हैं कॉलम में लिख रहे हैं। अब उसी तरीके से तीसरी पंक्ति है एच आई, तो एच से लिखना शुरू करेंगे, एच आई जी एच, फिर पहली पंक्ति बी सी ए बी, फिर वापस दूसरी पंक्ति पर पहुंच जाएंगे, ई एफ डी ई लिख करके इसी को सॉल्व करके, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके बनाएंगे तो हमको डायरेक्ट 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट प्राप्त होगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? विकर्ण आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण में ही कुछ ना कुछ अवयव हो, बाकी सभी एलिमेंट जीरो हो, उनको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। एडजॉइंट इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं या जो बताए हैं उस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं।
मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एन का मतलब है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम कोई मैट्रिक्स ए में उसके एडजॉइंट का मल्टीप्लाई करेंगे, किसी मैट्रिक्स ए में उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की पावर एन मिलता है। एन का मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अवयव की कोटि क्या है, मतलब ए में एडजॉइंट ए का गुणा करेंगे तो डिटर्मिनेंट फाइंड करके उसकी ऑर्डर कर दें, वो आंसर मिलता है। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए, ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस टू इंटू ए। मॉड ऑफ एडजॉइंट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये होगा डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। एडजॉइंट के ए इज इक्वल टू के की पावर n माइनस वन एडजॉइंट ए। एडजॉइंट के ए इज इक्वल टू के की पावर n माइनस वन एडजॉइंट ए। ऐसे एडजॉइंट ऑफ ए बी ये बराबर होता है एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी के, यानी ए बी का मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट फाइंड करें या अलग अलग एडजॉइंट फाइंड करके मल्टीप्लाई कर लें तो दोनों बराबर होता है। और ए बी का होल इनवर्स, ए बी इनवर्स ये बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के, यानी ए कोई मैट्रिक्स दिया हो, बी कोई मैट्रिक्स दिया हो, अगर हम ए बी में मल्टीप्लाई करके इनवर्स फाइंड करें या बी इनवर्स और ए इनवर्स फाइंड करके मल्टीप्लाई करें तो दोनों का आंसर सेम होता है। क्वेश्चन है, कह रहा है ए इज स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर 3 सच डेट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 36, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। अभी हम रिजल्ट पढ़ के आए हैं कि a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट की पावर n। तो मॉड ऑफ ए को दूसरी साइड भेज दिए, पावर एक है माइनस होगा, तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए की पावर n माइनस वन। मॉड ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू गिवन है 36, तो 36 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट की पावर n की वैल्यू कह रहा है ऑर्डर 3 है तो 3 माइनस वन। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, मॉड ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 6 मिल गई। तो अगर रिजल्ट हमको याद होगा तो क्वेश्चन को डायरेक्ट और आसानी से जल्दी से कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड करते हैं, तो रैंक फाइंड करने के लिए हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, केवल और केवल डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया, जैसे 3x3 की मैट्रिक्स है तो 3x3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो रैंक 3 नहीं होगी। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो रैंक 3 होगी। अगर मान लो डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो 3x3 में चेक किए 0 आया, फिर 2x2 में सबका चेक करेंगे, इसका यानी सबका चेक करेंगे। अगर इन चारों में से किसी का भी डिटर्मिनेंट 0 ना आए, अगर चारों का 0 आ गया तब 2 रैंक नहीं होगी। चारों में से किसी का भी 0 ना आए, किसी का भी 0 ना आए तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन के माध्यम से समझें। क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू गिवन है फाइंड रैंक। हम किए क्या, डिटर्मिनेंट ए फाइंड करी, मैट्रिक्स वो डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे। फाइंड कैसे करेंगे, 3 के सामने की पंक्ति और स्तंभ बंध -2 इंटू +2 माइनस का 4, -4 फार्मूले में माइनस माइनस प्लस का 4, -1 माइनस +1 ब्रैकेट, -1 के सामने की पंक्ति और स्तंभ बंध 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 4 तिहाई 12 +2, 2 के सामने की पंक्ति और स्तंभ बंध -6 +6, -6 +6, 4 में 4 घटाएंगे 3 गुणे 0 +1 गुणे 12 में 12 घटाएंगे 0,
प्लस 2 गुणे 6 में 6 घटाएंगे 0, तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। 0 मिला तो इस मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं हो सकती है, तो रैंक होगी क्या। अब हम 2 क्रॉस 2 पर चेक कर लें। 2 क्रॉस 2 में 3 -1 -6 2, तो 3 2 जा 6 -6 0 हुआ। अब इसको चेक कर लें। +4 -4 0 हुआ, इसको भी चेक कर लें। +6 -6 0 हुआ, इधर भी चेक कर लें। तो -4 +4 0 हुआ, यानी चारों को हमने फाइंड किया तो चारों पर जो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है 0 मिल रही है, तो रैंक इसका 2 भी नहीं होगा। बचा कि आप एक एक चेक करेंगे तो 3, क्या 3 0 के बराबर है? नहीं है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 होगी। सीधा सीधा मतलब हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो तो वही ऑर्डर उस मैट्रिक्स की रैंक कही जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी मैट्रिक्स की रैंक, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक 2 है, तो इसके डैश की भी मैट्रिक्स की रैंक 2 होगी। कि कोई मैट्रिक्स से 2 अवयव हैं जिनका गुणनफल, 2 अवयव का गुणनफल एक मैट्रिक्स हमको दिया है, इसकी रैंक 5 है, तो क्या बी ए की भी रैंक 5 होगी? तो ये जरूरी नहीं है, इसी पर कुछ कॉन्सेप्ट है। कह रहा है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए डैश के बराबर होता है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी कभी भी बराबर नहीं होगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी ए के। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी ये हमेशा लेस देन इज इक्वल टू छोटा या बराबर होगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए के, या रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी हमेशा छोटा या बराबर होगा मैट्रिक्स बी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी के। यानी इंडिविजुअल मैट्रिक्स निकाल लें ए और बी का और मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स निकाल लें, तो ए बी का जो रैंक होगा या तो ए के बराबर हो या तो बी के बराबर हो, या इनसे छोटा होगा, स्मॉल होगा, बड़ा नहीं हो सकता है, लार्जर नहीं हो सकता है। रैंक ऑफ एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, रैंक ऑफ एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स n क्रॉस n इज n। कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका रैंक हमेशा n होता है, जो उस मैट्रिक्स की ऑर्डर होता है, कोटि होती है। रैंक ऑफ एनी सिंगुलर मैट्रिक्स n क्रॉस n इज लेस देन n। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की रैंक उसकी ऑर्डर n होती है, और एनी सिंगुलर मैट्रिक्स की रैंक n से कम होती है, उसके ऑर्डर से छोटी होनी चाहिए। रैंक ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इन अ डायगोनल। यानी डायगोनल मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी वही बताया है। कोई मैट्रिक्स है जो डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के जितने भी अवयव में 0 ना हो, वही जैसे ए बी सी कोई नंबर हो सकता है, तो डायगोनल एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट होंगे 0 को छोड़ के, वही डायगोनल मैट्रिक्स की रैंक कही जाएगी। रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज 0। शून्य अवयव का रैंक 0 होता है, जीरो मैट्रिक्स की रैंक 0 होती है। रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n। कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कोटि n है, तो उसका रैंक भी n होगा। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस p है। अगर हम ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर m क्रॉस p मिलेगा। तो रैंक ऑफ ए बी ये लेस देन इज इक्वल टू होगा मिनिमम रैंक ए कॉमा बी के। रैंक ऑफ ए बी ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू होगा रैंक ए प्लस रैंक बी माइनस n के। n क्या है? n ये जो दोनों कॉमन नंबर हैं, ये n की वैल्यू है। ये कुछ बेसिक और महत्वपूर्ण फार्मूले थे, कुछ नियम थे जो टीजीटी पीजीटी में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी और भी हैं,
जैसे हमने रैंक निकालना सीखा, तो रैंक निकालने की कई विधि होती है। विषम सममित आव्यूह का विकर्ण अवयव शून्य होता है, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए डैश इज इक्वल टू ए डैश ए इज इक्वल टू आई के बराबर होता है, पढ़ चुके हैं। रैंक निकालना सीख के आ रहे हैं। रैंक निकालने का 3 तरीका है। एक तो माइनर मेथड होता है जो अभी हम सीख के आए, नॉर्मल फॉर्म मेथड होता है, एक्लॉन मेथड होता है। हमको रैंक निकालना आना चाहिए, मेथड से कोई विशेष मतलब नहीं है। मेथड में वही बताया गया है जो अभी तरीका आप लोगों को हम बताए। रैंक निकालने के लिए जो भी आव्यूह दिया होगा उसमें से बड़ा सारणिक निकाल कर हल करेंगे। यदि सारणिक का मान 0 नहीं होगा तो सारणिक की कोटि ही रैंक होगी। यदि सारणिक का मान 0 होगा तो उससे छोटी सारणिक को लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। यही अभी बोलकर बताए, सॉल्व कर कर भी दिखाए थे, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है रैंक फाइंड किया गया है। अगला कॉन्सेप्ट है रेखीय स्वतंत्र लिनियरली इंडिपेंडेंट और रेखीय परतंत्र लिनियरली डिपेंडेंट पंक्ति एवं स्तंभाव्यूह। अगर छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा हो डाटा तो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं, बड़े ब्रैकेट के अंदर डाटा लिखा हो तो कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। नंबर ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, तो ये लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, रेखीय स्वतंत्र होगा। अगर नंबर ऑफ वेक्टर मतलब ये जो वेक्टर दिए गए हैं, सदिश जो दिया गया है, नंबर ऑफ वेक्टर अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होगा तो लिनियरली डिपेंडेंट। नंबर ऑफ वेक्टर अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बराबर नहीं होगा तो लिनियरली डिपेंडेंट। नंबर ऑफ वेक्टर अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होगा तो लिनियरली इंडिपेंडेंट, रेखीय स्वतंत्र। अगर नंबर ऑफ वेक्टर रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बराबर नहीं है तो लिनियरली डिपेंडेंट होगा, रेखीय परतंत्र होगा। अगला है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अभिलक्षणिक समीकरण। किसी भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, तो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए 2x2 3x3 का। इसमें करते क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई को ही हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू 1 2 2 1, हमको अभिलक्षणिक समीकरण कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं, डायगोनल 1 और -1, इसी में हम लेमडा को माइनस कर दिए। जैसे ए की ये क्या है, ए की वैल्यू, ए मैट्रिक्स हमको गिवन है, वन टू टू -1, इसमें हमको माइनस करना है लेमडा आई, 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस करना है। तो लेमडा का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 1 माइनस लेमडा, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 0 2, -1 माइनस लेमडा। मैट्रिक्स मिला, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेमडा की वैल्यू हम फाइंड कर लें तो उसी को अभिलक्षणिक समीकरण बोलते हैं। अगला होता है कैरेक्टरिस्टिक रूट, अभिलक्षणिक मूल। अभिलक्षणिक मूल से हमको ये पता चलता है आइगन वैल्यू। अब आइगन वैल्यू क्या होता है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आइगन वैल्यू क्या होता है,
अभी हमने अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखा, a प्लस लेमडा आई से फाइंड करते थे, तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था। वहीं से लेमडा की वैल्यू हम निकालने तो वो कैरेक्टरिस्टिक मूल होगा, कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा, या उसी को आइगन वैल्यू बोलते हैं। यानी हमने लेमडा करके अभी एक इक्वेशन पिछले क्वेश्चन में लिखा था, तब तो ये अभिलाक्षणिक समीकरण हुआ। यहीं से लेमडा की वैल्यू निकालने, इसी को आइगन वैल्यू बोलते हैं। अब आइगन वैल्यू होता क्या है? किसी भी क्वेश्चन को देखकर हम उसकी आइगन वैल्यू को बाई ऑप्शन गेस कर सकते हैं डायरेक्ट, या तो सॉल्व कर लें, सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकाल लें, वो लेमडा की वैल्यू निकाल लें, लेमडा की जो वैल्यू होगी उसी को आइगन वैल्यू बोलते हैं। जो आइगन वैल्यू होता है, ये आइगन वैल्यू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होता है। आइगन वैल्यू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट को कहते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट को कहते हैं। इस मैट्रिक्स के डायगोनल में दो एलिमेंट हैं, -5 -2। इन्हीं को ऐड कर लेंगे तो -7 होगा। -7 ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा। अब हम आइगन वैल्यू फाइंड करें। आइगन वैल्यू में लेमडा की दो वैल्यू मिलेंगी, जिन दोनों वैल्यू को ऐड करने पर जिस ऑप्शन में -7 हो वही राइट आंसर हो सकता है। इस तरीके से डायरेक्ट भी बता सकते हैं। वो कुछ कॉन्सेप्ट थे डिटो मैट्रिक्स के, लगभग सभी कॉन्सेप्ट थे, जिसमें हमसे अब नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तब तो हम विस्तार करके सॉल्व, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन ये सब तो कर ही सकते हैं। आइगन वैल्यू हुआ, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट फार्मूले थे वो सब हम देख चुके हैं। अब सारणिक के कुछ गुण देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट देखेंगे सारणिक के गुण। पहला है, किसी सारणिक में कोई भी रो या कॉलम के सभी तत्व शून्य हो तो उस सारणिक का मान भी शून्य होता है। किसी सारणिक के कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक कॉलम का सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का मान 0 होता है। दूसरा है, कह रहा है किसी सारणिक के पंक्तियों को स्तंभों तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर सारणिक का मान नहीं बदलता है। हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है, सारणिक है, सारणिक को हमने पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया, स्तंभ को पंक्ति में बदल के सॉल्व किए, जो आंसर मिला डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तब भी वही आंसर मिलेगा। यानी सारणिक में पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करने पर उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला है, यदि किसी सारणिक के कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम बराबर हों या समानुपाती हो तो बिना सॉल्व किए हम बता सकते हैं सारणिक का मान शून्य होगा। कोई भी सारणिक हो, अगर उसमें कोई भी दो पंक्ति बराबर हो या समानुपाती हो, रो या कोई भी दो कॉलम स्तंभ बराबर हो या समानुपाती हो, तो डायरेक्ट बता सकते हैं उसकी वैल्यू 0 होगी। सॉल्व करेंगे तब भी आंसर 0 ही मिलेगा। यदि सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी संख्या k से गुणा कर दें तो सारणिक का मान k गुना बढ़ जाता है। कह रहा है किसी सारणिक की हम एक पंक्ति या एक स्तंभ में k से गुणा कर दें तो सारणिक का मान भी k गुना बढ़ जाएगा। जैसे हम सारणिक की पहली पंक्ति में k से गुणा किए, सारणिक का मान k गुना बढ़ा, दूसरी पंक्ति में भी k से गुणा कर दिया तो सारणिक का मान k² गुना बढ़ जाएगा। मान लो किसी कॉलम में k से गुणा कर दिए 3 बार किए तो सारणिक का मान k³ गुना बढ़ जाएगा। तो पंक्ति या स्तंभ में किसी भी नंबर से जितनी बार गुणा करते हैं उतना सारणिक का मान बढ़ता रहता है। किसी सारणिक के किसी रो या कॉलम में
किसी अन्य रो या कॉलम को कितनी बार भी जोड़ने या घटाने पर सारणिक का मान परिवर्तित नहीं होता। कह रहा है किसी सारणिक के किसी रो या कॉलम में किसी अन्य रो या कॉलम को कितनी बार भी हम जोड़ घटा दें, लेकिन सारणिक की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। तो इतने ही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो फार्मूला सॉल्व कैसे करते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। धन्यवाद। आपका दिन